वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एम एन कियानी। और आज की इस वीडियो में मेरा टॉपिक ये है कि एचईसी की तरफ से जो एनआरपीयू प्रोजेक्ट्स आते हैं वो आप किस तरह से लिख सकते हैं। उस प्रोजेक्ट का जो टेम्पलेट है वो आप किस तरह से फिल करेंगे और उसको एचईसी की वेबसाइट के ऊपर आप किस तरह से सबमिट करा सकते हैं। बेसिकली एनआरपीयू जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अमूमन 2 3 4 साल के बाद एडवर्टाइज होते हैं। लास्ट टाइम ये 2018 में एडवर्टाइज हुए थे, उसके बाद 2021 में, और अभी रिसेंटली एक्सपेक्टेड है कि 2025 में नई जो कॉल्स आएंगी एनआरपीयू के लिए। तो उसके लिए मेरी कोशिश है कि मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूं कि आपने प्रोजेक्ट किस तरह से पूरा आपने राइटिंग किस तरह से करनी है और उसको फिर आपने एचएससी की वेबसाइट के ऊपर आपने सबमिट किस तरह से करना है। तो मैं एक एक चीज़ आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करूंगा। तो इससे पहले हम स्क्रीन पे चलें, आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बगैर किसी इंतजार के डायरेक्टली आपको ले चलता हूँ स्क्रीन के ऊपर। तो अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो सिंपली ये चीज़ मैंने जो चीज़ें डिस्कस करनी है कि प्रपोजल आपने राइट किस तरह से करना है और प्रपोजल को आपने एचएससी की वेबसाइट के ऊपर सबमिट किस तरह से करना है। तो मैं इनिशियली जस्ट मैं चंद एक मिनट में आपको बेसिक में कुछ चीज़ें बताऊंगा कि रिसर्च पाकिस्तान में कौन कौन से रिसर्च फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे कि एचईसी की तरफ से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन की तरफ से अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसके अलावा नेक्स्ट में ये डिस्कस करूंगा कि ये जो प्रोजेक्ट राइटिंग है या प्रोजेक्ट सबमिशन है, इसका यूनिवर्सिटी में अंदर जो फैकल्टी मेंबर्स काम कर रहे हैं उनको बेसिकली बेनिफिट क्या है, उनको क्या मोटिवेशन क्या है कि जब आप प्रोजेक्ट सबमिट कराएंगे उससे आपको रिटर्न में क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, वो तमाम चीज़ें डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एनआरपीयू के जो मेन जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि उसका टाइटल है, उसका बजट है और उसके अलावा जो उसकी टाइमलाइन है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये तमाम चीज़ें हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो उसके अलावा नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे कि एनआरपीयू का जो टेम्पलेट है 2021 का लास्ट टाइम जो एडवर्टाइज हुआ था वो टेम्पलेट आपने किस तरह से फिल करना है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा उसमें एक सेक्शन बना हुआ है गैंट चार्ट। आपने जो प्रोजेक्ट की जो टाइम लाइन है, टाइम लाइन में आपने बेसिकली ये बताना है कि किस तरह से आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर आपने काम करना है, मतलब पहले साल में क्या करना है, दूसरे तीसरे साल में। उसके बाद हम बात करेंगे फ्लो चार्ट की। फ्लो चार्ट बेसिकली उसमें पूरे प्रोजेक्ट को आप एक ऑर्गेनोग्राम की फॉर्म में आपने पूरे प्रोजेक्ट की आपने डिटेल बतानी है कि आपने प्रोजेक्ट में काम किस तरह से करना है, आपका क्या काम होगा, पीआई ने क्या काम करना है, को पीआई ने क्या काम करना है, स्टूडेंट्स ने क्या काम करना है, कोलैबोरेटर्स में क्या काम करना है। उसके बाद हम बात करेंगे जी प्रोजेक्ट के बजट के हवाले से, और लास्ट में हमारी बात होगी कि इसको हम एचईसी की वेबसाइट के ऊपर किस तरह से सबमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिसर्च फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ की। अगर मैं फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ में बात करूं तो अभी हमारा जो फोकस है वो एनआरपीयू, उसके अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सपोर्ट फंड भी प्रोजेक्ट एडवर्टाइज होते रहते हैं, उसके अलावा लोकल चैलेंज फंड है और ग्रैंड चैलेंज फंड है। अब इनमें क्या डिफरेंस है? लोकल चैलेंज फंड बेसिकली जो है ये भी एचईसी की तरफ से ही है। वो लोकल इश्यूज अगर आपने कोई सॉल्व करना है, आपके जहन में अगर कोई नॉवल आइडिया है जिससे लोकल इश्यूज को आप सॉल्व कर सकते हैं, तो लोकल चैलेंज फंड डिफरेंट एडवर्टाइज होते रहते हैं। उसके अलावा अगर आपके जहन में कोई इंटरनेशनल कोई आपने कोई जहन में इस तरह का आइडिया है, कोई इंटरनेशनली कोई बहुत बड़ा कोई इशू अगर रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, तो ग्रैंड चैलेंज फंड एडवर्टाइज होता रहता है। उसके अलावा पीएसएफ की तरफ से बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आती रहती हैं, लेकिन इस वीडियो में हमारा मेनली फोकस है एनआरपीयू। अब मोटिवेशन क्या है कि जब आप प्रोजेक्ट सबमिट कराते हैं तो वहाँ पे आपका मेन मोटिवेशन होता है कि आपको इससे कैरियर डेवलपमेंट और जॉब सिक्योरिटी के लिए बेनिफिशियल है। उसके अलावा जब जैसे मेरे अभी यहाँ पर रिसर्च स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, आपको स्टूडेंट्स को आप मंथली आप सैलरी दे सकते हैं, उनकी फ्यूचर ट्रेनिंग आप कर सकते हैं। उसके अलावा ड्राइविंग इनोवेशन, सोसाइटल इम्पैक्ट तो है ही है आपने जो प्रोजेक्ट करना है। उसके अलावा अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कोलैबोरेशन, आपके पास अगर अच्छा प्रोजेक्ट होगा तो आपके साथ बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी, इंटरनेशनली भी लोग आपके साथ काम करना पसंद करेंगे। अब मेनली जो इसके कंपोनेंट्स हैं, मेन डिटेल फिर आगे जाके टेम्पलेट में भी डिस्कस करूंगा। मेनली जो इसके कंपोनेंट्स हैं, सबसे पहले आपने लिखना है टाइटल, उसके बाद आपने बात करनी है एग्जीक्यूटिव समरी के। ब्रीफली आपने बताना है कि आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर आपने क्या काम करना है। उसके बाद हम बात करेंगे सोसाइटल इम्पैक्ट डेवलपमेंट इन पाकिस्तान की। बेसिकली जो एचईसी के जो आप प्रोजेक्ट सबमिट करा रहे हैं, इसका पाकिस्तान की जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। उसके बाद हम बात करेंगे एकेडमिक कोलैबोरेशन की। एकेडमिक कोलैबोरेशन आपके साथ अगर कोई किसी और यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर आपके साथ कोलैबोरेशन में काम कर रहा है तो इसमें आपने एकेडमिक कोलैबोरेशन। उसके बाद हम बात करेंगे सेक्टोरल कोलैबोरेशन। सेक्टोरल कोलैबोरेशन मीन कि कोई अगर इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट की कि मेनली आपका जो उसके बाद हम आपने ऐड ये करना है कि आपने जो प्रॉब्लम है उसको आपने ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। फिर आपने मैथडोलॉजी बतानी है कि आपने किस तरीके से आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है।
मतलब आपका जो प्रोजेक्ट के अंदर आपने मेथडोलॉजी क्या यूज़ करनी है। उसके बाद हम बात करेंगे डिसेमिनेशन प्लान की, कि आपकी जो अचीवमेंट्स होंगी उनको आप डिसेमिनेट किस तरह से कर सकते हैं। और फिर उसके बाद प्रोजेक्ट टीम, एचईसी की जो टेम्पलेट है उसमें रिक्वायरमेंट है कि प्रोजेक्ट टीम आपने बतानी है। प्रोजेक्ट टीम में सबसे पहले तो पीआई आ जाता है, उसके बाद को पीआई आ जाता है, उसके बाद आपके जो स्टूडेंट्स हैं, ये तमाम चीज़ें आपने मेंशन कर देनी है। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट में तमाम चीज़ें आ जाती हैं, वो मैं आपको ऑर्गेनोग्राम बनाना सिखाऊंगा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपने उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन, इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन के लिए आपको चाहिए होगा गैंट चार्ट। तो वो आपने गैंट चार्ट बनाना है कि जनवरी से फरवरी में आपने क्या करना है, फिर अगले 2 माह में आपने क्या करना है, फिर अगले 3-4 माह में आपने क्या, मतलब टाइमलाइन आपने बतानी है। उसके बाद फिजिकल रिसोर्सेज के अवेलेबल रिसोर्सेज कौन सी हैं और रिक्वायर्ड आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें खरीदनी है। उसके अलावा प्रोजेक्ट वीकनेस एट लॉन्च की बात करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, एग्जिस्टिंग अवेल्ड रिसर्च ग्रांट्स अगर आपने कोई पहले प्रोजेक्ट लिया हुआ है। उसके बाद प्रोजेक्ट बजट। तो ये चीज़ें खैर मैंने सरसरी डिस्कस की हैं। मेनली हमारा ये फोकस है कि जो लास्ट टाइम एचईसी की तरफ से एनआरपीयू एडवर्टाइज हुई थी उसमें जो उन्होंने एक टेम्पलेट दिया हुआ था, वो टेम्पलेट आपने किस तरह से फिल करना है। सबसे पहले आ जाता है टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, कि इसमें आपने, जैसे ये मैं आपको एग्जांपल के दूं कि मेरा अपना जो प्रोजेक्ट जो हुआ था लास्ट टाइम, तो ये अगर आप इसमें देखें तो ये टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट है कि आपने किस तरह का क्या प्रोजेक्ट आप सबमिट कराने चाह रहे हैं। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट अमूमन 24 मंथ्स, 2 साल का भी आप रख सकते हैं, 3 साल का भी आप प्रोजेक्ट रख सकते हैं। तो उसके बाद बजट रिक्वायर्ड, बजट रिक्वायर्ड आप जब पूरा बजट टेम्पलेट आप फिल करेंगे तो आपको टोटल अमाउंट कितनी बनती है वो आपने लिखनी है। थीम ऑफ द प्रोपोज्ड रिसर्च प्रोजेक्ट, आपके प्रोपोज्ड रिसर्च जो प्रोजेक्ट है वो बेसिक है या अप्लाइड है। बेसिक मीन जैसे सोशल साइंसेज के प्रोजेक्ट्स हैं या अगर कोई थ्योरेटिकल काम कर रहा है तो वो बेसिक में आएगा। और अगर अप्लाइड मीन कि आपने अगर इंडस्ट्री के अंदर उसकी कोई एप्लीकेशंस हैं तो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट आएगा। उसके बाद डिसिप्लिन ऑफ द प्रोपोज्ड प्रोजेक्ट, डिसिप्लिन आपका क्या बनता है, अगर आपको फिजिकल साइंसेज है तो मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंसेज, अगर आपका सोशल साइंसेज है तो सोशल साइंसेज, अगर आपका ह्यूमैनिटीज़ है तो ह्यूमैनिटीज़ आपने टिक कर लेना है। उसके बाद माइनर फील्ड में आप देख लें, मेजर और माइनर फील्ड आपकी जो रिसर्च फील्ड है, जैसे मेरी फिजिक्स है तो मेजर में फिजिक्स आ जाता है और माइनर में जो आपका प्रोजेक्ट है वो किसके रेलिवेंट है, जैसे मैंने नैनो टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है। उसके बाद ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, टू विच प्रियोरिटी एरिया ऑफ नेशनल रेलिवेंस, ये अमूमन लोगों को नहीं समझ आती। आप अगर गूगल में जाके सर्च करें HC प्रियोरिटी एरिया ऑफ नेशनल रेलिवेंस, तो ये आपके पास पूरा वहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है कि HEC के अंदर कि वो जब प्रोजेक्ट एडवर्टाइज करते हैं तो उनकी प्रियोरिटीज़ क्या क्या है। तो ये अगर प्रियोरिटी में देखें तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के अंदर फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, सोशल मेमोरी और बहुत सारे और भी इसमें ऑप्शन है, सस्टेनेबल एनर्जी की ऑप्शन है, अर्बन प्लानिंग की ऑप्शन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इसके अंदर आप देख लें कि आपके जहन में जो प्रोजेक्ट है, मतलब मैं अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने नैनो टेक्नोलॉजी सेलेक्ट किया था, हालांकि मतलब मेरी वैसे तो मेनली फील्ड फिजिक्स है, लेकिन उसके अंदर आपने जो प्रोपोज प्रोजेक्ट है वो किस कैटेगरी के अंदर है वो आपने लिख लेना है। उसके बाद इंस्टीट्यूशन नेम, आपका इंस्टीट्यूशन कौन सा है, उसके अंदर आपने तमाम डिटेल आपने इन पीआई की जो भी डिटेल है वो आपने इंटर कर लेनी है। अब वन बाय वन हम जो इस प्रोजेक्ट टेम्पलेट के अंदर जो चीज़ें दी हुई हैं, सबसे पहले जो बात आती है वो एग्जेक्टिव समरी की। एग्जेक्टिव समरी में आपने बताना है ओवरव्यू ऑफ द प्रोपोज प्रोजेक्ट, मतलब आपने समंदर को कूजे में बंद करना है। मेनली जो आपका प्रोजेक्ट है उसकी ब्रीफ सी आपने समरी बतानी है कि आप इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या करना चाह रहे हैं, आखिर वो प्रॉब्लम क्या है जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं वो आपने बताना है। उसके बाद आपने बताना है ऑब्जेक्टिव, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस प्रोजेक्ट के, वो आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट बता दें। मैं अगर आपको अपना प्रोजेक्ट खोल के दिखाऊं तो ये मैंने 2-3 पैराग्राफ के अंदर एग्जेक्टिव समरी बताई हुई है कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ये 5 पॉइंट्स मैंने उसमें ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं कि मेरा ये प्रोजेक्ट जो मैं सबमिट करा रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट को सबमिट कराने का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद रोल ऑफ एकेडमिक कोलैबोरेटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने जो कोलैबोरेटर्स डाले उनको आपने जस्टिफाई करना है। सपोज मेरे साथ कुछ कोलैबोरेटर्स थे, मैंने ये लिखा था कि वो मेरे पास सैम्प करके देंगे, करेक्टराइजेशन करके देंगे, एक्सपीएस करके देंगे, ईडीएस करके देंगे, जो मतलब मैं सैंपल बनाऊंगा उनके एनालिसिस में वो लोग कोलैबोरेट करेंगे। उसके अलावा अब नेक्स्ट देखें प्रियोरिटी ऑफ नेशनल रेलेवेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ प्रोपोज एनआरपीयू ऑन प्रियोरिटी एरिया। ये मैंने आपको पहले बता दिया है, एचईसी की वेबसाइट के ऊपर अगर जाके सर्च करें तो वहाँ पे प्रियोरिटी एरियाज आपके पास आ जाएंगे। ये मैंने प्रियोरिटी एरियाज ऑफ नेशनल रेलेवेंस, मतलब मैंने अगर कहा है कि मेरा प्रियोरिटी एरिया नैनो टेक्नोलॉजी है तो मैंने अपना जो प्रपोज प्रोजेक्ट है उसको एक पैराग्राफ के अंदर मैंने नैनो टेक्नोलॉजी के साथ रिलेट किया है कि बेसिकली इसके साथ किस तरह से रेलिवेंट है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखें एकेडमिक कोलैबोरेटर, एकेडमिक कोलैबोरेटर की डिटेल, इसमें तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं। एकेडमिक कोलैबोरेटर्स और उनका एंटिसिपेटेड रोल कि उनका किस तरह का रोल होगा, मतलब वो आपको कोई इक्विपमेंट देंगे, आपको कोई सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे, आपको कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज देंगे। मैं अगर एक्सपेरिमेंटल की बात करूं
तो आप इसमें डाल सकते हैं कि वो आपको जो आपने सैम्पल्स बनाएंगे उनकी करेक्टराइजेशन करके देंगे, आपको XRD, SEM, FTER, UV ये कुछ करके देंगे। या अगर आपका थ्योरेटिकल काम है तो आप इसमें डाल सकते हैं, वो आपको कैलकुलेशंस में, आपको सर्वे में, आपको डाटा एनालिसिस में आपको कोऑपरेट करेंगे। तो इस तरह से आप इसमें जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो आपके एकेडमिक कोलैबोरेटर हैं उसकी क्या आपने जस्टिफिकेशन क्या देनी है। जब तक आप उसकी जस्टिफिकेशन नहीं देंगे तो आपकी कोलैबोरेशन मतलब आप उस तरह कंसिडर नहीं होगी। तो इसमें आपने मेंशन कर देना है कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन होगा जो आपके एकेडमिक कोलैबोरेटर्स होंगे। अब अगर आप देखें, ये मैंने 2 एकेडमिक कोलैबोरेटर्स डाले हुए हैं, आप भी इस तरह नेशनल भी डाल सकती हैं और इंटरनेशनल कोलैबोरेटर्स भी डाल सकते हैं। हाँ, अगर आप इंटरनेशनल कोलैबोरेटर्स हैं तो उनको फंडिंग या उनको पेमेंट वगैरह आप नहीं दे सकते। तो उसके बाद आप नेक्स्ट हम चलते हैं एकेडमिक कोलैबोरेटर का ये पूरा टेबल है, ये आपने फिल कर लेना है। खाली इसमें उनका मोबाइल नंबर क्या है, उनका ईमेल एड्रेस क्या है, उनका इंस्टीट्यूशन कौन सा है और ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम बात करें सेक्टरल कोलैबोरेटर की, मतलब इस टेम्पलेट के अंदर नेक्स्ट जो हेडिंग है सेक्टरल कोलैबोरेटर, बेसिकली वेरियस कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसके अलावा एकेडमिशियंस के अलावा अगर किसी और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के अलावा आपकी अगर किसी के साथ कोलैबोरेशन है, खा वो NGO है, खा वो हॉस्पिटल है, खा वो इंडस्ट्री है, जिसके साथ भी आपकी कोलैबोरेशन है, मैंने नहीं डाली हुई थी, वो आप डाल सकते हैं अगर आप डालना चाह रही है। उसी तरह का टेबल है। तो उसके बाद आता है प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोजेक्ट की समरी, वही चीज़ है, आपने मेनली जो आपका प्रोजेक्ट है, मेनली जो आपका थीम है प्रोजेक्ट का, उसकी आपने एक समरी टाइप की बतानी है 2-3 पैराग्राफ में। कि पहली चीज़ है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आप बता दें कि रिसर्च चैलेंज, आखिर वो चैलेंज कौन सा है। सपोज मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने ये कहा था कि मैं जो मटेरियल बनाना चाह रहा हूं उसकी बायोमेडिकल फील्ड में उसकी एप्लीकेशंस हैं, मैं इस तरह का मटेरियल बनाना चाह रहा हूं। तो एग्जिस्टिंग उसमें गैप्स कौन कौन से गैप्स हैं जो आप फिल करना चाह रहे हैं। इन केस ऑफ अप्लाइड रिसर्च आइडेंटिफाई द इंडस्ट्री, कि पाकिस्तान में आखिर कौन सी इंडस्ट्री है। मतलब मैं अगर बात करूँ एंटीबैक्टीरियल या बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस हैं तो आप इसको कह सकते हैं मेडिसिन इंडस्ट्री है, हॉस्पिटल्स वगैरह में या कहीं भी आप उसको रिलेट कर सकते हैं। उसके अलावा ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबसे पहले मैंने लिखी हुई है प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा उसकी इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स, मतलब आपको जो भी काम है उसको आपने इंडस्ट्री के साथ रिलेट करना है कि इसकी जो आपका प्रोपोज टॉपिक है उसकी फ्लां इंडस्ट्री में एप्लीकेशन। उसके बाद मैथडोलॉजी आपने कौन सा, ये तो खैर डिस्कस करने का मकसद नहीं है, मतलब मेरा एक अपना मेथड है, मैं फ्लां टेक्निक यूज़ करूँगा, आप कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं वो आपने यहाँ पे बता देना। एंटिसिपेटेड डिलीवरेबल्स, कि बेसिकली ये जो है कि ये जो आपने काम कर रहे हैं तो उसको आगे उसकी एप्लीकेशंस कहाँ पे होंगी और ये सारा कुछ आपने डिटेल से बता देना है कि जो इसमें आपने काम किस तरह से करना है, ये तमाम चीज़ें आपने यहाँ पे डिस्कस कर देनी है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसके बाद है नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन, ये तमाम चीज़ें हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर उन्होंने कहा हुआ है कि आप एक ऑर्गेनोग्राम डाल सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ रह गई, प्लान फॉर डिसेमिनेशन। आपकी जो आउटकम्स होंगी ना, आपके जो रिजल्ट्स होंगे उनको आप डिसेमिनेट किस तरह से कर सकते हैं। पहली चीज़ तो है ऑब्वियस सी बात है, हम इनको इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश करेंगे, उससे इंटरनेशनली आपकी कवरेज हो जाएगी, आपका जो काम होगा वो डिसेमिनेट हो जाएगा। उसके अलावा सोशल मीडिया और बाकी जो चीज़ें आप इसमें लिंक्डइन पे आप शेयर कर सकते हैं, रिसर्चगेट पे शेयर कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बेसिकली ये है कि आपने पूरा एक ऑर्गेनोग्राम बना के, जैसे कि मैंने बनाई हुई है कि HSC से प्रोजेक्ट आएगा यूनिवर्सिटी आगे प्रोजेक्ट फ्री, वो इक्विपमेंट फ्री देगी, फिर PI के पास आएगा, PI से फिर जाएगा इक्विपमेंट, PI जाके इंस्टॉल करेगा और इक्विपमेंट से फिर वो डाटा एनालिसिस वो मटेरियल बनाएगा, डाटा एनालाइज करेगा, फिर वो डाटा जो होगा वो कोलैबोरेटर 1 कोलैबोरेटर 2 को भेजेगा, वो कोलैबोरेटर उसको करेक्टराइज कराएंगे, वहाँ से दोबारा डाटा आएगा PI के पास, PI अगर डाटा को एनालाइज करके तो सेक्टरल कोलैबोरेटर उसको डिसेमिनेट करेगा और उसके बाद उसको डिसेमिनेट मीन वहाँ से मतलब रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह लिख के तो आखिर में फाइनली दोबारा HSC के पास जाएगा। तो ये पूरी एक ऑर्गेनोग्राम बनाना मैं आपको अलग सी वीडियो में सिखाऊंगा। उसके बाद ये इस तरह से आप ये ऑर्गेनोग्राम डाल सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। तो प्लान टू मोटिवेट एंड इंसेंटिवाइज कोलैबोरेटर, तो खैर मैंने तो ये लिखा था कि मेरी पहले से उनके पास कोलैबोरेशन चल रही है, तो हाउ टू मोटिवेट कोलैबोरेटर्स। तो आप ये भी बता सकते हैं कि अगर आपकी पहले से कोलैबोरेशन नहीं है तो आप अगर किसी के साथ कोलैबोरेशन करना चाह रहे हैं तो आप किस तरह से उनको मोटिवेट करेंगे रिसर्च कोलैबोरेशन के लिए।
उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन या इसको गैंट चार्ट भी इसमें आप डाल सकते हैं। हाउ द प्रोजेक्ट विल प्रोसीड इन द ग्रुप, मतलब प्रोजेक्ट आप किस तरह से कंप्लीट करेंगे, मतलब पहले साल में आपने क्या काम करना है, दूसरे साल में आपने क्या काम करना है, तीसरे साल में आपने क्या काम करना है, वो पूरा एक इस तरह से आपने गैंट चार्ट बनाना है। गैंट चार्ट बनाने के लिए मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो गैंट चार्ट आप इस तरह से नीचे पे डिस्क्राइब भी आपने करना है, ईयर 1 में क्या करेंगे, ईयर 2 में, ईयर 3 में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिजिकल रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज, आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं और आपके पास एग्जिस्ट आप जो मजीद डिमांड कर रहे हैं एंटिसिपेटेड इक्विपमेंट वो कौन कौन से हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस लिहाज से है, मतलब आप इन्हें ये नहीं कह देना कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर आपके कोलैबोरेटर्स के पास करेक्टराइजेशन टेक्निक्स हैं, उनके पास अगर इक्विपमेंट्स हैं, तो आपने वो तमाम चीज़ें लिस्ट कर देनी है कि मेरे पास ये तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं, मुझे जस्ट ये वाली चीज़ चाहिए या फलां इक्विपमेंट मुझे चाहिए। तो अवेलेबल रिसोर्सेज में आपने तमाम चीज़ें काउंट कर देनी है। उसके बाद एंटीसिपेटेड जो है उसमें फिर आपने मेंशन कर देना है कि मुझे फलां इक्विपमेंट चाहिए और उसकी इतनी एक्सपेक्टेड कॉस्ट है, वो आपने मेंशन कर देनी है। तो मतलब ये है कि आपने सिर्फ अपना ही नहीं, उसमें आपके जो कोलैबोरेटर्स हैं, एकेडमिक कोलैबोरेटर्स या आपके इंडस्ट्रियल कोलैबोरेटर्स जो भी हैं, सेक्टरल कोलैबोरेटर्स, उनका आपने मेंशन कर देना है, उनके पास और मेरे पास मिलके ये चीज़ें अवेलेबल है। प्रोजेक्ट वीकनेस एट लॉन्च, तो वीकनेस के ऊपर क्या, जब आप मतलब प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, लॉन्च के ऊपर क्या वीकनेसेस हैं वो आपने मेंशन कर देंगे। जैसे मैंने वीकनेसेस मेंशन की थी कि लोड शेडिंग का इशू हो सकता है इस तरह से। उसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी कि क्या क्या इसमें रिस्क हो सकते हैं। तो रिस्क में मैंने लिखा था उस टाइम कोविड के भी, जब मैंने सबमिट कराया था कोविड की भी पॉसिबिलिटी वो उस टाइम था, कंटिन्यू था। उसके अलावा स्ट्राइक्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन। तो ये तमाम जो रिस्क मैनेजमेंट्स हैं, जो रिस्क हैं, इनको आप किस तरह से मैनेज करेंगे। उसके अलावा अनएक्सपेक्टेड रिस्क को आप किस तरह से मैनेज करेंगे। उसमें मैंने ये लिखा था कि मेरी सीनियर प्रोफेसर के साथ कोलैबोरेशन चल रही है, कहीं भी अगर मुझे कोई डिफ़िकल्टी आती है तो मैं इसको फेस करने के लिए रेडी हूँ और उन कोलैबोरेटर्स की हेल्प लूँगा। उसके अलावा रिक्वायर्ड अटैचमेंट, ये अगर आप चेक करें, पहले रिक्वायरमेंट है लेटर ऑफ सपोर्ट, ये यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करेगी। उसमें जस्ट यूनिवर्सिटी मेंशन करेगी कि हम इस पीआई को सपोर्ट करेंगे। उसके बाद लेटर ऑफ सपोर्ट फ्रॉम हेड ऑफ कोलैबोरेटिंग इंस्टीट्यूट, जैसे कि आपके कोलैबोरेटर्स हैं किसी और यूनिवर्सिटी से हैं तो वहाँ से भी लेटर ऑफ सपोर्ट आपको लेना पड़ेगा। एफिडेविट ऑफ टाइम कमिटमेंट कि मतलब ये है कि आप अगर जब प्रोजेक्ट सबमिट करा रहे हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी आपको लिख के देगी कि 25% हम इसको रिलैक्स करेंगे, बाकी मतलब कोर्सेज पर हम इसको रिलैक्स करेंगे ताकि ये इजीली ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सके। लेटर ऑफ कमिटमेंट, और ये जो आपके कोलैबोरेटर्स हैं लोकल या सेक्टरल कोलैबोरेटर्स या एकेडमिक कोलैबोरेटर्स, वहाँ से भी लेटर ऑफ सपोर्ट आपको मिलेगा। उसके अलावा एथिकल सर्टिफिकेट, वो अगर ह्यूमन पे या आपके जानवरों वगैरह पे आप अगर काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एथिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है एक एक स्टेप आपको डिटेल्स, या लास्ट में डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, तो डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट एचईसी की वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है, वही टेम्पलेट की एंड के ऊपर अवेलेबल है, आपने जस्ट आपको उसको यूनिवर्सिटी से साइन कराना है। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है डिटेल से आपको समझाने की। स्टिल अगर आपको किसी किस्म का कोई इशू हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।